अस्सलाम वालेकुम ऑल। फाइनल ईयर से हम स्टार्ट करते हैं। फाइनल ईयर के PT2 से। PT2 के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। एक नंबर 1 आपका CPPT कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, सेकंड पे न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी, थर्ड पे गायनेकोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी है, फोर्थ पे इंटरगोमेंट्री फिजिकल थेरेपी है। ठीक है, तो अनाटमी सबसे पहले हम अनाटमी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। 3 हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड है। अनाटमी ऑफ हार्ट ये एक जनरल शेमेटिक डायग्राम है। कैरोटिड हार्ट वगैरह हार्ट और बड़ी बड़ी वेसल्स बनाई है, सारी वेन्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है और ये ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए होता है। ठीक है, ओटा से पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ये सारी सिंपल सी है। सर्कुलेशन रिव्यू ये बताया हुआ किस तरह जाता है किस तरह नहीं। हार्ट के अंदर ब्लड और ये पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। ये हार्ट सारा कुछ। ठीक है, कार्डिक साइकिल होता है, यानी कि एक बीट से लेकर नेक्स्ट बीट तक, मतलब एक बीट कंप्लीट, पूरी एक बीट कंप्लीट हो, उसके अंदर रिलैक्सेशन प्लस आपकी कंट्रैक्शन। कहने का मतलब सिस्टले और डायस्टले दोनों जब होते हैं तो वो मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। तो इसकी ये कार्डियक साइकिल की बड़ा अच्छे से आपने ये कर लेनी है। जब कंट्रैक्शन करता है तो उसको सिस्टले कहते हैं और जब रिलैक्सेशन करता है तो उसको डायस्टले कहते हैं। तो ये लेट डायस्टले, एट्रियल सिस्टले, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्ट। आइसोवॉल्यूमिक होता है कि वाल्व सारे क्लोज होते हैं और हार्ट जो होता है ना उसके मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो अंदर प्रेशर बन जाता है। इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक। मतलब आइसो सेम, वॉल्यूमिक सेम। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अंदर है और लेकिन हार्ट के मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो ब्लड अंदर होगा, हार्ट बंद, वाल्व्स बंद है, तो क्या होगा कि अंदर प्रेशर जनरेट होगा। तो इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। और जब वो प्रेशर एक हद तक पहुंच जाएगा उसके बाद वाल्व जो होते हैं उनको वो ओपन कर देगा। मतलब है कि इतनी उसकी फोर्स होगी कि उसको खोल देगा। वाल्व जैसे ओपन होंगे तो वेंट्रिकुलर रिजेक्शन इसको कहते हैं। फिर आइसो वॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, फिर रिलैक्स होता है वेंट्रिकल, सेम उसी तरह। कंडक्टिंग सिस्टम है, ये कौन सी चीज़ है जो हार्ट के मसल को कंट्रैक्ट करवाती है? तो वो जो है एसए नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ये तरतीब के साथ सबसे पहले एसए नोड से जो होती है एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर नीचे एट्रोवेंट्रिकुलर एवी नोड के ऊपर पहुंचता है, फिर एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, फिर बंडल ब्रांचेस, फिर पुरकंजी फाइबर्स। मतलब है कि तमाम मसल के सारे हार्ट जो होते हैं, मसल्स होते हैं ना हार्ट के, तो वो इसके थ्रू अपना कंट्रैक्शन होती है उनकी। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, सिंपल सा, ये भी देख लेना आपने। हार्ट एक्साइटेशन रिलेटेड टू ECG, ऐसे जो होती है ऐसे नोड जनरेट सिंपल एट्रियल। मतलब ये कहने का जो पी वेव आपकी होती है ना वो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से होती है। QRS कम्प्लेक्स जो आपका होता है वो अपना वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से होता है और जो आपकी टी वेव होती है वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से होती है। तो ये नीचे ECG इन्होंने थोड़ी बना के साथ साथ दिखाई हुई है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वही सेम चीजें, ट्रैकियम, ब्रैकिया, पल्मोनरी आर्टरी, आपका ये ब्रोंकाई और लंग्स, और रेस्पिरेशन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलिंग, टेकिंग, एक्सहेलिंग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज के पार्ट्स बताए। यहाँ पर रेस्पिरेटरी में कौन कौन से आते हैं, लो रेस्पिरेटरी में कौन कौन से आते हैं होता है। लंग्स एक दूसरे से मीडियास्टम से सेपरेट है, उसके अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्रेकिया, एसोफेगस, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स होते हैं। अनाटमी अगर उसकी देखी जाए तो राइट लंग है 3 सेक्शन, मतलब राइट लंग के 3 होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 होते हैं लोब्स। तो ये देख लेना, सिंपल सी अनाटमी, इसमें कोई वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं। रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होती है, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो कंट्रोल करता है इसको सारे। उसके अंदर ट्रैक्टस सोलिटेरियस और ये वाले जो ट्रैक्ट्स होते हैं हमने न्यूरोनॉटमी में पढ़े थे सेकंड ईयर में, तो वो जो है ना कंट्रोल करते हैं इसको। लंग वॉल्यूम्स, ये MCQ आ सकता है तो इसके लंग वॉल्यूम वगैरह याद कर लेने आपने। लंग कैपेसिटी सेम वही चीज़, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होते हैं सारा कुछ। ये उसका एक दिया हुआ चार्ट, ये
देख लेना आप। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यही 5000 लीटर, ये वो सब मिलीलीटर के अंदर ये सारा कुछ होता है। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी टोटल लंग कैपेसिटी वगैरह। डेड स्पेसेस वो होती हैं जिधर के person breathes never reaches the gas exchange areas but fill the respiratory passage where passage exchange does not occur such as nose, pharynx and trachea। तो ये जो होती है ना इसको डेड स्पेसेस कहते हैं। इधर एक्सचेंज नहीं होती तो ये जो होती है ना डेड स्पेसेस होती है। वेंटिलेशन वही एम्बिएंट एक्सचेंज ऑफ लंग्स और एयर और लंग्स के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो वेंटिलेशन कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम ये होता है। सारे ये देख लेने आपने, एमसीक्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एससीक्यू भी आ सकता है कि लंग कैपेसिटीज वॉल्यूम ये वो सब कुछ लिखें। इंस्पायर्ड एयर वो कितनी होती है नॉर्मल, वो बता रहे हैं 21%, नाइट्रोजन 80 होती है, एक्सेल 16%, 79%। लंग कंप्लाइंस कितना, लंग एक्सपैंड कितना कर सकता है, ठीक है ना, जितना उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा होता है उसके अंदर कितनी देर तक हवा भरी जा सकती है। एक पॉइंट आता है उसके बाद हवा भरें तो वो फट जाता है, गुब्बारा क्रैश कर जाता है। तो इसी तरह लंग कंप्लाइंस कितने तक, यानी कि ईच यूनिट इंक्रीज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कितना किया जाए तो यानी कि इंक्रीज हो सकता है, उसका एक्सपैंड कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका होता है लंग कंप्लाइंस एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ लंग्स, इलास्टिक रिक्वायर्ड टेंड्स टू कोलैप्स। सरफेस टेंशन ये होता है, ये देखो अगर पानी के ऊपर आपने अक्सर औकात के ये छोटे मोटे कीड़े जाके बैठ जाते हैं, तो ये सरफेस टेंशन होती है जो यानी कि पानी के ऊपर होती है। तो ये क्या होता है कि ये आपको डुबो नहीं सकती अंदर, लाइक ख़त्म नहीं कर सकती चीज़ को, कोई चीज़ बायोन्सी फोर्स जिस तरह होती है। तो मतलब कोई चीज़ के अंदर कैसे उसके ऊपर फ्लो कर रही है या उसके अंदर डूब नहीं रही, तो ये सरफेस टेंशन होती है किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है, तो ये टेंशन होती है। सरफेक्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट और एक्सट्रेटेड बाय एल्वियोलर टाइप 2 एपिथेलियल सेल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये आपने कहा लेना है। वो सरफेक्टेंट के बारे में बता रहे हैं ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें, ठीक है। सरफेक्टेंट का काम ये होता है कि लंग्स कोलैप्स ना करें ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये होता है गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट pulmonary alveolar capillary membrane and is then carried to tissues into form physically dissolve in plasma chemically। तो ऑक्सीजन दो तरह से होती है, एक तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम फिजिकली डिजोल्व बाउंड टू प्रोटीन बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन, alveoli must be ventilated, perfuse and ventilation must match perfusion। तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है। Cardiac output and reserve, cardiac output is the amount of blood pumped by each ventricle in 1 minute। तो ये कार्डिक आउटपुट होती है। और कार्डिक रिजर्व होता है डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग एंड मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट। ये सिंपल डेफिनेशंस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं समझने वाला, ठीक है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट बड़ा मशहूर है कि जितना यानी कि उसके अंदर वॉल्यूम आएगा ना ब्लड का या किसी भी चीज़ का, फ्लूइड का, क्योंकि नॉर्मल फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो होता है ना ये नॉर्मल फिजिक्स के अंदर है कि नॉर्मली जितना फ्लूइड आएगा उतना यानी कि उसके अंदर स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, जितना स्ट्रेच ज़्यादा आएगा वॉल्स के ऊपर उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी। तो इसी तरह इसको हार्ट के ऊपर अप्लाई करें तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट बनता है, जितना ब्लड आएगा ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा मसल्स के ऊपर जो आपके होते हैं हार्ट के, और उतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन फोर्स उसकी होगी, ठीक है। द मोर कार्डिक मसल स्ट्रेच द मोर forcibly it will contract। रबर बैंड एनालॉजी ये। थैंक यू, ओके, बाय बाय।